We have gone through the classical definition of probability. I have done plenty of example on that. You can see there is a limitation on the classical definition. जब हम classical definition निकालते हैं तो हम कहते हैं number of favorable ways upon total number of ways. Now, that is only applicable when the outcomes are equally likely. यानी कि किसी को भी फेवर न किया गए और हम आराम से केसेस को काउंट कर सकते हैं. बट काफी प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होती हैं, जिसमें कि डेटा नंबर ऑफ केसेस के टर्म्स में नहीं दिया जाता है या नंबर ऑफ फेवरेबल वेज के टर्म्स में नहीं दिया जाता है. तो यहां पे अब हम दूसरे अप्रोच की बात करेंगे एंड दिस अप्रोच इज द एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे. कुछ रिजल्ट्स के थ्रू आगे हम बढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है. लेट अस सी दिस अप्रोच, अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, बिकॉज आगे पूरे चैप्टर में हम इसी अप्रोच की ही बात करेंगे. जैसे हमने कहा कि इस अप्रोच में कुछ एक्सियम्स बनाए गए हैं, यानी कि कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे. सबसे पहली चीज देखें, किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, अगर ई एक इवेंट है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोबेबिलिटी की बात अगर हम करें तो पहला रूल ये कहता है कि दिस इज ग्रेटर देन 0 and the maximum value again is 1. So probability of happening any of the event is actually lying between 0 to 1. ये 0 to 1 ही लाई करेगी. पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी. 1 का मतलब इवेंट श्योर है, सर्टेन है कि होना ही होना है, और 0 का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है वो 0 है. अगेन कमिंग टू द सेकेंड वन. Second is, if S is the sample space, then the probability of PS is equal to 1. We know the probability of happening is number of favorable ways upon total number in the sample space. If this is a probability PE, you know दिस इज ऑलवेज लेसर देन दिस, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम होगी. अगर हम E की जगह S पुट कर देते हैं तो यहां पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी 1 ही आएगी. कमिंग टू द थर्ड पार्ट एंड थर्ड रूल, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. इफ E एंड F आर टू इवेंट्स, अगर E और F दो हमारे पास इवेंट्स हैं, then the probability of happening of E or F is equal to probability of happening of E or F minus probability of simultaneously occurring both of them. ये हम देख सकते हैं, हमने देखा है पहले भी. The number of element in E union F is equal to number of element in E plus number of element in F minus number of element in E intersection F. Now, if we divide this by number of element in the sample space, we have this as a probability of occurrence of E union F. Then this is again probability of occurrence of E, और ये है probability of occurrence of F, and this is the probability of occurrence of E and F simultaneously. यहाँ पे बहुत important result हमारे पास आएगा. अगर events जो हैं E and F are mutually exclusive, उस समय पे हम जानते हैं E इंटरसेक्शन F जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा.
ये एक जनरल रिजल्ट है हमारे पास, ऑल्दो दिस इज द जनरल रिजल्ट, बट इफ E and F are mutually exclusive then this will be 0 because कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट होंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो 0 आ जाएंगे, इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी इट विल बी सिंपली द सम ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज, ये सिंपली इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। लेट अस अगेन सी दिस एग्जांपल ऑन डाई। वी आर थ्रोइंग अ डाई, हमें डाई थ्रो कर रहे हैं एंड ए is the event that outcome is prime number, तो यहां पे इसके पास आएगा 2 3 5। B is an event, outcome is even number, we'll be having 2 4 and 6. Now if I want to calculate A or B, इसका मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी के टर्म में, what is the probability that outcome is a prime number or outcome is an even number? इसको प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में इस तरह पढ़ेंगे, इसका मतलब और है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट पे। Now according to this result we have PA plus PB minus P A intersection B. Now probability of happening of A is equal to what? It is 3 by 6. Again probability of happening of B will be equal to 3 by 6 minus the probability of happening both of them. Now A intersection B is containing one element common, that is 2. जब 2 आएगा तो हम बोलेंगे A भी हो रहा है और B भी हो रहा है, इसको हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो हम यहां से देख चुके हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग दिस probability and that is basically equal to 1 by 6. Why 1 by 6? Because A intersection B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है वो एक ही है, यानी कि 2 is the only common element, so this is the required probability, ये होगी required probability and that is ultimately equal to 5 by 6. Now, अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इस तरह से हम ले सकते हैं, से इन दिस एग्जाम्पल अगेन A is an event of getting a number which is less than 2 and B is the event of getting a prime number. Now probability of A or B here will be PA plus PB simply, यहाँ पे PA plus PB आएगा सिर्फ, क्यों? Because A intersection B है, दोनों इवेंट्स क्या है आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आएगा A intersection B वाला वो 0 हो जाएगा और यू कैन से दिस इज 0, सो वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A that is equal to 1 by 6 and the probability of occurrence of B will be equal to 3 by 6. So the required probability will be 2 by 3. So this is a very important result. These are few rules for the calculation of probability. You will see there will be multiple questions in which these data are not known to us. Not known to us is the number of favorable cases or the total number of cases, जिसमें कि ये सारे डेटा दिए होंगे तो हम इसी अप्रोच से ही काम करेंगे ना। ये रिजल्ट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मोर देन 2 इवेंट, से फॉर 3 इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ A और B और C, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक हो जाए, यानी कि एटलीस्ट 1 अकर करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ A और B और C, इट विल बी इजिली PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB
intersection C minus C intersection A plus P A intersection B intersection C. So this is what we have. Again a very important result. ये आप समझ सकते हैं कि हम सेट्स के थ्रू निकाल सकते हैं. द वे वी हैव डिराइव्ड द रिजल्ट फॉर टू इवेंट्स, दिस इज अगेन सेम. इस पे भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस से A is an event in throwing of a dice. A is an event. The outcome is an even number. B is an event. Outcome is a number greater than 3. C is an event. Outcome is a odd number. What is the probability of occurrence of A union B union C? हम कैलकुलेट कर सकते हैं. We can calculate this. PA क्या हो जाएगा 3/6. PB will be again 3/6 and PC will be 3/6 minus when A and B are occurring simultaneously. जब A और B simultaneously occur करेंगे, there will be two elements which are common, so it will be 2/6. And when B and C are occurring simultaneously, there will be exactly two elements common, so again it will be 2/6. 5 and 6 are common. माइनस जब ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ही एलिमेंट कॉमन है एंड दैट इज 5, सो इट इज 1/6 प्लस व्हेन वी हैव द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम अकर, सारे ही अकर हों, एक एलिमेंट ऐसा कॉमन है जो सब में कॉमन है, वो है 5. 5 is the element which is common to all of them, so it will be plus 1/6. So this is the required probability of occurring any one of these. तो बहुत सारे results इससे हम deduce कर सकते हैं. जैसे हम कहें कि अगर हमें निकालनी है probability of occurrence of A union B इंटरसेक्शन C डैश, इसका मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में? इसका मतलब ये हुआ कि A शुड हैपन, B और B शुड हैपन, बट C शुड नॉट हैपन. C का नहीं होना चाहिए. तो इसको हम अगर वेन डायग्राम्स के टर्म में समझें, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. A इज दिस, B इज दिस एंड C इज दिस. अगर हम वेन डायग्राम के टर्म्स में समझते हैं तो इसका मतलब हो गया it is actually containing which part? It is containing this part, which is including either A, B, but it is excluding the part which is containing C. अगर हम इसको probability के terms में रखें तो भी हम कर सकते हैं. कैसे हम करेंगे? Let us see. इसको हम लिख सकते हैं PA plus PB. Now this part is included twice. ये वाला पार्ट 2 बार आ चुका है, तो हमें इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. A इंटरसेक्शन B को हमने सब्ट्रैक्ट किया. अब हम देख सकते हैं कि ये एक बार आ गया, ये भी एक बार आ गया और ये भी एक बार आ गया. नो अब भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला पार्ट भी एक बार अभी आया हुआ है इसके अंदर, और ये वाला पार्ट भी हम देख सकते हैं एक बार इसके अंदर आया हुआ है, और ये वाला पार्ट भी एक बार तो सब्ट्रैक्ट हो चुका है, बट एक बार अब भी आया हुआ है. तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इट इज A इंटरसेक्शन C माइनस ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया, अगेन C इंटरसेक्शन B, अगेन ये वाला पार्ट भी सब्ट्रैक्ट हो गया, बट अगेन ये वाला पार्ट 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, सो आई विल बी एडिंग इट 1 मोर टाइम्स. एक बार हमें ऐड भी करना पड़ेगा. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और भी रिजल्ट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ यूजिंग दीज एक्सियम्स and these rules, we'll be doing few questions to understand more about the axiomatic approach of probability. Let us see. We'll be having an interesting part on this, which is including mutually exclusive and exhaustive as well. Let us see all about it.
Let us work on few examples to get more clarification. The first problem is the probability of student passing in maths is 3/5, in physics is 1/3, and both in physics and maths is 1/8. What is the probability that student pass in at least one of the subject? बहुत स्टेट है प्रॉब्लम. अगर हम इसको डिनोट करते हैं m से, दिस इवेंट इज डिनोटेड बाय m, दिस इवेंट इज डिनोटेड बाय p. We want to calculate the probability of m union p. This is probability of passing in maths, this is probability of passing in p. m union p का मतलब हो गया he or she should be passing in any one of these subject or in both of them, at least one subject में pass होंगे. तो we know this is pm plus probability of passing in physics minus probability of passing in both. So this is given to us, this is 3/5, this is also given to us 1/3, and this is given to us, that is 1/8. Now calculating this value, you will be getting the probability of passing in at least one of these subject. A very simple example to work with. Now you can see in this case the data is now given. We can't calculate the number of favorable and the total number of ways. It is the data, it is the experimental value which is given to us. Going for the next problem. Next problem है, in a race, the probability of winning horse A is given, and that is 1/3. Again, the probability of winning horse B is given, it is 1/5. What is the probability? We have to calculate the probability that either A or B wins, and second part is neither A or B wins. So neither A nor B wins, or either A or B wins. Now in the first part we want to calculate A union B. We know what is A union B. Now a very important part in this question, this is 0. ये 0 इसलिए होगा because the events are mutually exclusive. ऐसा नहीं होगा कि हॉर्स A भी जीतेगा और उसी समय पे हॉर्स B भी जीतेगा, उन दोनों में से कोई एक जीतेगा. तो इवेंट्स यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिकॉज हॉर्स ए एंड हॉर्स बी कांट विन साइमल्टेनियसली. सो द वैल्यू ऑफ दिस इज नॉट गिवन एंड दिस इज बेसिकली 0. वी नो नाउ फ्रॉम इट. So this can be easily calculated. It is 1/3 plus 1/5 minus 0. So we have 8/15. Now this is the probability of winning either of A or B. A और B में से किसी एक के जीतने की probability है. अगर हमें निकालना है कि कोई भी ना जीते, neither A nor B wins, we want to calculate this. And you know from the Venn diagram again, this is A, this is B. A bar intersection B bar. So complement of A and B का intersection जो होगा वो ये होगा. So it is basically 1 minus A union B. 1 is for the total probability and we have to subtract this part from it. So we'll be getting 1 minus 8/15.
So we want to find out the complementary probability, and that is giving you the answer 7/15. Coming to the next example पे चलते हैं. In this example, it is given there are two students A and B which are appearing for IIT entrance exam. The probability of A getting selected is given 0.5. So we have P of A is equal to 0.5, and the probability of A and B both getting selected is at most 0.3, and we want to calculate the maximum probability of selection of candidate B. Again using the same result को यूज करें अगर हम, this is PA plus PB minus PA intersection B. We want to calculate the maximum value of this. So from here you can see PB is equal to PA union B plus PA intersection B minus P of A. ये फिक्स है, ये दिया हुआ है हमें 0.5. जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को यूज करेंगे तब हमें B की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, that is 0.3. Now what about this? This is not given to us. ये हमें नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे. वैसे किसी भी प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. अगर हम इसको 1 यूज करेंगे तो हमें इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. सो फ्रॉम हियर इट विल बी 0.8. कहने का मतलब है कि पीबी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.8 से कम होगी. यहां पे एक और अंडरस्टैंडिंग है. जब हमने इसको 1 लिया हुआ है, वी हैव टेकन दिस वैल्यू एज 1, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर सेलेक्ट होगा. एटलीस्ट 1 हैज टू बी सेलेक्टेड, तभी हम पीबी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकाल पाए. अगर इसको हम 1 नहीं लेते, ये भी हो सकता था कि कोई भी सेलेक्ट ना हो, यानी कि दोनों के सिलेक्शन की चांसेस कम हम कर देते, तब इसकी वैल्यू भी कम आती. बट वी हैव टेकन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, दैट मीन्स वी आर टेकिंग द एडवांटेज दैट एनी वन ऑफ देम इज एटलीस्ट गेटिंग सेलेक्टेड. तो इसको 1 लेने के बाद हम पीबी की भी मैक्सिमम वैल्यू 0.8 निकाल सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी बी की 0.8 होगी, मैक्सिमम उससे कम होगी. अगर हम इसकी वैल्यू 1 नहीं लेंगे, इसको जितना कम करेंगे पीबी की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी. कमिंग टू मोर एग्जाम्पल ऑन दिस, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एक नया टर्म हम यूज करेंगे, ऑड्स इन फेवर. ये क्या है अभी हम समझते हैं. देयर आर 3 स्टूडेंट्स अगेन ए एंड बी and C. The probability of A coming first नहीं दी हुई है, उसकी जगह दिया हुआ है. Odds in favor of A standing first is 1:2. Again, odds in favor of B standing first is given. It is 2:5, and odds in favor of C standing first is given 1:7. Now what we mean by odds in favor? एक होता है odds against और एक होता है odds in favor. Odds in favor का मतलब होता है it is the ratio of number of favorable ways is to number of unfavorable ways.
So 1:2 is number of favorable is to unfavorable. So the probability of A standing first will be favorable upon total, that is 1 plus 2, that is 3. Again, odds in favor of B are given 2:5, that is there are two parts which are favoring it and 5 are unfavoring it. So the probability of B standing first will be 2/7. This is favorable is to unfavorable. Again, the probability of C standing at the top is 1/8. Now we want to calculate, इसमें probability निकालनी है. What is the probability that either A, B or C comes first? So we want to calculate A union B union C again. Either A, B or C stands at top. We know this is equal to PA plus PB plus PC minus A intersection B minus B intersection C minus C intersection A plus PA intersection B intersection C. But we also know these all quantities will be zero. ये सारे zero बनेंगे. क्यों zero बनेंगे? Because ये mutually exclusive का example है. Mutually exclusive का इसलिए example है because इन तीनों में से कोई दो एक साथ first नहीं आ सकते. A आएगा या B आएगा या C आएगा. So this has to be zero. This probability and these probabilities will be zero. So it is simply the sum of PA plus PB plus PC, and that is the sum of these three quantities. So this is the required probability. Again, one more example we'll be doing on this. एक और example देखेंगे. It is given ABC are three events and the probability exactly one of A or B occur is P, and also it is given exactly one of B or C occur is again P, and exactly one of C or A occur is P, and the probability all of them occur is given P square. All of them occur का मतलब ये हो गया कि P A intersection B intersection C. We want to calculate P A union B union C. Now the first part, exactly one of A or B occur. इसका मतलब ये हुआ कि we have PA plus PB minus twice of PA intersection B. वो इस तरह से अगेन वेन डायग्राम से अगर हम देखें, A is this, B is this, it is this part which we want to understand. PA plus PB is actually this and again this, and we have to subtract this part when both A and B are occurring twice. ये twice subtract हमने किया है. Again, when exactly one of B or C occur, similarly we'll be having this as that is P again, and exactly one C or A occur is now also it is given, this is the P square. When we add these three, अगर हम इन तीनों को add करें, we'll be getting what? We'll be getting the value 3P, and 3P is exactly equal to what? Let us understand. Adding these three will give you twice of PA
plus PB plus PC minus P A intersection B, P B intersection C minus A intersection C. Adding these three terms will give you twice of this value, and that is equal to 3p. Now the value of this will be equal to 3p by 2. So we have this equal to 3p by 2. So if we want to calculate this, as we have seen from this result, this is PA plus PB plus PC minus intersection of any two plus simultaneously occurring of all these three. It is given to us, ये p स्क्वायर के बराबर है. तो अगर हम इसकी वैल्यू जो कि है 3p by 2 में p स्क्वायर ऐड कर दें, that is we are adding this one because we have already got this value, we'll be getting the value of exactly occurrence of at least one of them. कम से कम एक के occurrence की probability हमें आ जाएगी. Now we are lastly moving to a very important part, the events which are simultaneously mutually exclusive and exhaustive.